इस विस्तृत चर्चा और विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत और नोट्स का पुलिंदा है ना, वो इतना रहस्यमयी और रोमांचक है कि एक बार जब हम इसकी गहराई में उतरेंगे तो दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बदल सकता है। बिल्कुल, ये कोई आम विषय नहीं है। हाँ, आज हम अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू भाग 2 के पन्नों से कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण तथ्य निकालने वाले हैं जो सीधे तौर पर विज्ञान, प्राचीन पौराणिक कथाओं, भौगोलिक रहस्यों और अमरता के बीच के गहरे संबंधों को उजागर करते हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही समझना है कि कैसे प्राचीन रहस्य आज के आधुनिक विज्ञान को केवल चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि शायद उसे कोई रास्ता भी दिखा रहे हैं। एकदम सही। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखने वालों के लिए ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जहां विज्ञान, भूगोल और इतिहास का एक बिल्कुल अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और इस चर्चा में हम जो तथ्य सामने रखने वाले हैं वे न केवल एक रोमांचक कहानी का हिस्सा हैं, बल्कि ये सोचने पर भी बहुत गहराई से मजबूर करते हैं कि मानव इतिहास और इस ब्रह्मांड की संरचना में अभी भी कितना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हम आज की तकनीक के चश्मे से पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये केवल कुछ घटनाओं का संकलन नहीं है, ये मानव चेतना, जैविक विकास की चरम सीमाओं और पृथ्वी के उन रहस्यों का एक गहरा अध्ययन है जिन पर शायद ही कभी आम चर्चा होती है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अमरता के विज्ञान से। स्रोत के अनुसार ये पूरी कहानी तब एक बिल्कुल नया और वैज्ञानिक मोड़ लेती है जब डॉक्टर तेज बत्रा नाम के एक वैज्ञानिक ओम नाम के एक व्यक्ति के रक्त पर कुछ बेहद गुप्त प्रयोग करते हैं। और ओम के बारे में ये जानना जरूरी है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ओम एक ऐसा व्यक्ति है जो कई युगों से जीवित है, यानी एक अमर व्यक्ति। जब डॉक्टर बत्रा ने ओम के रक्त का विश्लेषण किया तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सामान्य इंसानों के रक्त में लाल या सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स। जी, लेकिन ओम के रक्त के नमूने में पूरे के पूरे रक्त में केवल अनोखी काली रक्त कोशिकाएं या ब्लैक ब्लड सेल्स पाई गईं। एक मिनट, क्या विज्ञान में ऐसी किसी चीज का अस्तित्व है? यही तो इस पूरी घटना को इतना दिलचस्प बनाता है। सामान्य जीव विज्ञान में स्तनधारियों या इंसानों के अंदर काले रक्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संपर्क की वजह से होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ काली कोशिकाओं का होना यह संकेत देता है कि ओम के शरीर का पूरा रासायनिक ढांचा ऑक्सीजन पर निर्भर रहने वाले सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग है। और केवल इन कोशिकाओं का रंग ही असामान्य नहीं था, बल्कि इनका व्यवहार भौतिकी और जीव विज्ञान के हर ज्ञात नियम को तोड़ रहा था। एकदम। और जब डॉक्टर बत्रा ने इन कोशिकाओं की सहन शक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया तो नतीजे और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने उस रक्त के नमूने को 1000 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर रखा। 1000 डिग्री? सोचने वाली बात है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ये इतना गर्म तापमान है जो भट्टी में लोहे को भी पिघलाने की शुरुआत कर दे। एक आम इंसान की कोशिकाएं तो कुछ ही सेकंड में राख बन जानी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन उन काली रक्त कोशिकाओं ने क्या किया? उन्होंने एक साथ मिलकर अन्य रक्त कोशिकाओं के चारों ओर एक प्रकार का इंसुलेशन या सुरक्षा कवच तैयार कर लिया और खुद को जमा लिया ताकि वे उस अत्यधिक गर्मी से बच सके। ये तो प्रकृति के विरुद्ध लगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डॉक्टर बत्रा ने तापमान को बेहद कम किया, यानी 0 से भी नीचे जमा देने वाले सब 0 तापमान पर, तो उन कोशिकाओं ने बिल्कुल विपरीत काम किया। उन्होंने ऊर्जा पैदा करनी शुरू कर दी और गर्मी पैदा कर ली। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि इसे हम जैविक उत्परिवर्तन या बायोलॉजिकल म्यूटेशन का एक अत्यधिक उन्नत रूप कह सकते हैं। मतलब इवोल्यूशन का चरम। हाँ, अगर हम इसे असली दुनिया के विज्ञान से जोड़ें तो पृथ्वी पर टार्डिग्रेड्स नाम के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें वाटर बियर भी कहते हैं। वे अंतरिक्ष के वैक्यूम में, उबलते पानी में और जमा देने वाली ठंड में भी जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे अपनी जैविक प्रक्रिया को रोक लेते हैं। अरे वाह, ये तुलना वाकई बहुत सटीक है। ओम की काली रक्त कोशिकाएं ठीक वैसा ही कर रही हैं, लेकिन एक बहुत ही उच्च और मानव स्तर पर। यह प्रकृति के अपने रक्षा तंत्र का एक विकसित रूप है। अगर कोशिकाएं बाहरी तापमान के अनुसार अपनी आणविक संरचना और तापमान को पूरी तरह से उलट सकती हैं, तो ये लंबी उम्र या अमरता का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार बन सकता है। टार्डिग्रेड्स वाला उदाहरण इसे समझने में बहुत मदद करता है। और बात सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं थी।
स्रोत विस्तार से बताते हैं कि डॉक्टर बत्रा ने उन काली कोशिकाओं को दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक रोगजनकों यानी पैथोजेंस के साथ मिलाया। जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। हाँ, उन्होंने सैल्मोनेला का इस्तेमाल किया जो गंभीर टाइफाइड पैदा करता है। फिर उन्होंने इबोला वायरस डाला जो कितना जानलेवा है ये हम सब जानते हैं। और अंत में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया। और नतीजा क्या रहा? ओम की कोशिकाएं इन सभी बीमारियों के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिरक्षित थी, मतलब इम्यून थी। उसके रक्त में सभी प्रकार के एंटीबॉडी पहले से मौजूद थे। उन काली कोशिकाओं ने इन सभी वायरसों और बैक्टीरिया को तुरंत बेअसर कर दिया। वे कोशिकाएं किसी भी बाहरी हमले के सामने हार मानने को तैयार ही नहीं थी। ये हिस्सा हमें विकासवाद की एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाता है। ये दर्शाता है कि एक अमर शरीर कैसे समय के साथ हर संभव खतरे के अनुकूल हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति हजारों लाखों साल से जीवित है तो उसका शरीर हर उस महामारी, हर उस वायरस से गुजर चुका है जो पृथ्वी पर कभी भी आया होगा। ऐसे में वो अमरता कोई दैवीय वरदान नहीं बल्कि सदियों के निरंतर विकास और अनुकूलन का परिणाम लगती है। किसी के लिए भी ये सोचना बहुत ही रोमांचक हो सकता है कि क्या भविष्य का चिकित्सा विज्ञान कभी इंसान के इम्यून सिस्टम को इस तरह तक हैक या अपग्रेड कर पाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान कथाओं और असल विज्ञान के बीच की रेखा को बहुत धुंधला कर देता है। खैर, अब इस वैज्ञानिक चमत्कार वाली लैब से निकलकर स्रोत हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जो हमारी इसी दुनिया में होकर भी हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। आप ज्ञानगंज की बात कर रही है? जी, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गहरी और अगम्य खाइयों में छिपे रहस्यमय शहर ज्ञानगंज की। इसे कई प्राचीन ग्रंथों में शांग्रीला या सिद्धाश्रम भी कहा गया है। ओम की आंख इसी ज्ञानगंज में एक बर्फ से ढकी झोपड़ी में खुलती है जहां उसकी मुलाकात अश्वत्थामा से होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। कैसा सवाल? आज के आधुनिक युग में जहां हमारे पास चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले सैटेलाइट्स हैं, लेजर मैपिंग है और इतने उन्नत रडार्स हैं, तो पूरा का पूरा एक शहर सैटेलाइट की नजरों से कैसे छिपा रह सकता है? ये तो है, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसका उत्तर इसके अस्तित्व की तकनीक और प्रकृति में ही छिपा है। स्रोत के अनुसार अश्वत्थामा ओम को समझाते हैं कि ज्ञानगंज किसी साधारण भौतिक छलावरण यानी सिर्फ बर्फ या बादलों के पीछे नहीं छिपा है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक छलावरण या स्पिरिचुअल कैमोफ्लेज में अंतर्निहित है। आध्यात्मिक छलावरण ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे रेडियो या वाईफाई की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं। अगर आपका डिवाइस सही फ्रीक्वेंसी पर सेट नहीं है तो वो उस सिग्नल को नहीं पकड़ सकता, भले ही सिग्नल वहीं मौजूद हो। अच्छा, तो ये एक अलग आयाम है। हाँ, ज्ञानगंज वास्तविकता के एक पूरी तरह से अलग आयाम में कंपन करता है। यही कारण है कि यह किसी भी आधुनिक मानचित्रण तकनीक, रडार या उपग्रह की पकड़ में नहीं आता। जब तक किसी व्यक्ति का इस स्थान से कोई कर्म संबंधी या आध्यात्मिक जुड़ाव ना हो, वह उस फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं कर सकता और ज्ञानगंज तक नहीं पहुंच सकता। ये डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी वाला विचार बहुत ही शानदार है और ये सिर्फ एक छिपा हुआ शहर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ओम जब उस झोपड़ी से बाहर निकलता है तो जो दृश्य वो देखता है वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। ऐसा क्या देखा उसने? वो अपने चारों ओर ऐसे जानवरों और पक्षियों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखता है जिन्हें दुनिया आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर चुकी है। विलुप्त जीव? हाँ, वो एक डोडो पक्षी को देखता है जो सदियों पहले खत्म हो गया था। फिर झाड़ियों के पास ग्रेट ऑक नाम का एक पेंगुइन जैसा उड़ने में असमर्थ पक्षी दिखाई देता है। झील के किनारे वो स्टेलर की समुद्री गाय को देखता है जिसका वजन कई टन होता है और उसी के पास चीनी नदी डॉल्फिन, जिसे बैजी व्हाइट डॉल्फिन भी कहा जाता है, तैर रही होती है। ये वे जीव हैं जिन्हें मानव इतिहास ने अपने लालच या शिकार के कारण पृथ्वी से हमेशा के लिए मिटावा मान लिया था। ज्ञानगंज में उनका इस तरह स्वतंत्र रूप से घूमना ये साबित करता है कि वह स्थान समय के सामान्य प्रवाह और इंसानी विनाश से पूरी तरह अछूता है। और तभी इस शांत माहौल में ओम के सामने एक ऐसा खतरा आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक भयानक सेबर टूथ टाइगर। सेबर टूथ टाइगर, वह जिसके दांत तलवार जैसे होते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा प्रागैतिहासिक बाघ जो आज के शिरम से दुगना बड़ा है और जिसके दांत कृपाण जैसे लंबे हैं, वो ओम पर हमला कर देता है। ओम जानता है कि भले ही वो अमर हो, लेकिन वो इस खूंखार और विशाल जानवर का शारीरिक मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो वो बचता कैसे है? आसमान से बिजली की फुर्ती के साथ
एक वानर मानव आता है और उस विशाल सेबरटूथ को दूर फेंक देता है। ये वानर मानव एक इंसान की तरह 2 पैरों पर चलता है, लेकिन उसकी पूंछ है और चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा है। ग्रंथों में इसे कपि या वृषकपि कहा गया है। और यहाँ ये ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये वानर मानव भगवान हनुमान नहीं है, जैसा कि कोई भी सामान्य तौर पर सोच सकता है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। बल्कि स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये उसी कल्प प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य है। ये उस युग की एक प्रजाति है जो इंसानों और वानरों के बीच की कड़ी रही होगी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब ओम पूरी तरह से हैरान होकर अश्वत्थामा से पूछता है कि ये सारे विलुप्त जानवर जो लाखों साल पहले या कुछ 100 साल पहले खत्म हो गए, वे यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने क्या जवाब दिया? तब अश्वत्थामा जमीन पर एक चित्र बनाकर उसे पूरी बात समझाते हैं। वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान कलयुग की समय रेखा बनाते हैं और फिर एक ऐसा खुलासा करते हैं जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताते हैं कि इन सभी प्रजातियों को यहाँ ज्ञानगंज में जानबूझकर सुरक्षित रखा गया है ताकि जब ये कलयुग समाप्त हो जाए और पृथ्वी पर प्रलय आए तो उसके बाद अगले सतयुग में ये जीव पृथ्वी पर फिर से छोड़े जा सके और जीवन की शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से हो सके। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ज्ञानगंज महज एक छिपा हुआ रहस्यमय शहर नहीं है। यह असल में एक अत्यंत प्राचीन इकोलॉजिकल वॉल्ट है, जैसे स्वालबार्ड में है। एकदम सही। जैसे आज की दुनिया में वैज्ञानिक नॉर्वे के स्वालबार्ड में बीजों को संरक्षित करने के लिए डूम्सडे वर्ल्ड बनाते हैं ताकि किसी परमाणु युद्ध या उल्कापिंड के गिरने के बाद खेती फिर से शुरू की जा सके, वैसे ही ज्ञानगंज प्राकृतिक प्रलय या युग के अंत के बाद पृथ्वी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया गया एक जीता जागता अभयारण्य है। ये बहुत ही गहरी सोच है। ये दर्शाता है कि प्राचीन ज्ञान और सभ्यताएं केवल विनाश या युद्धों के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके पास सृष्टि के संरक्षण की एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित योजना थी। ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि पृथ्वी का बैकअप प्लान पहले से ही कहीं सुरक्षित है। अब इस शांत और रहस्यमयी इकोलॉजिकल शहर से स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग ही माहौल में ले जाते हैं, सीधे समुद्र की गहरी और अंधेरी गहराइयों में। बंगाल के दीघा समुद्र तट के पास। हाँ, पानी के नीचे मौजूद एक विशाल स्टेल्थ पनडुब्बी। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं है, ये 2 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी है और पूरी तरह से रडार की पकड़ से बाहर है। इसके अंदर 3 मुख्य किरदार मौजूद हैं, नागेंद्र, परिमल और LSD। नागेंद्र गुस्से में था ना? जी, नागेंद्र किसी बात से बहुत गुस्से में है और वो पनडुब्बी की लॉबी में एक ऐसे दरवाजे की ओर बढ़ता है जिस पर कुछ बहुत ही प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं और जिसे लाल रंग से प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड मार्क किया गया है। और वो दरवाजा किसी सामान्य धातु या लॉक का नहीं बना है। जैसे ही नागेंद्र उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है, वहां जो भौतिक और ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो चौंकाने वाला है। ये स्पष्ट करता है कि उस कक्ष के अंदर कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के सामान्य भौतिक नियमों के अधीन नहीं है। बिल्कुल, नागेंद्र जैसे ही उस कक्ष का भारी दरवाजा खुलता है, वहां से एक भयानक बल क्षेत्र या फोर्स फील्ड उत्पन्न होता है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और दमघोटू है कि पीछे खड़े परिमल और LSD के कंधों पर अचानक ऐसा लगता है जैसे पूरे समुद्र का भारी दबाव उनके ऊपर आ गिरा हो। ये सुनते ही अजीब सी घबराहट होती है। उनकी नाक और कानों से तुरंत खून बहने लगता है। उनके शरीर के अंदर नसों में रक्त का प्रवाह पनडुब्बी की गति से भी तेज हो जाता है और स्रोत में एक बहुत ही भयानक दृश्य का वर्णन है जहां एक क्रू मेंबर उस अत्यधिक बल और दबाव को सह नहीं पाता। उसका शरीर लुगदी में बदल जाता है और वो तुरंत मर जाता है। ये बल क्षेत्र किसी अत्यधिक उन्नत प्राचीन तकनीक या किसी बहुत ही भारी डार्क एनर्जी का परिणाम लगता है जो उस कक्ष के अंदर संरक्षित है। ये साधारण मानव शरीर के सहने की क्षमता से बहुत बाहर है। ये किस तरह की ऊर्जा हो सकती है? ये बल क्षेत्र ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन काल में कोई ऐसी ऊर्जा थी जिसे सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घातक सुरक्षा तंत्र बनाए गए थे। ये गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकीय बल का कोई ऐसा रूप हो सकता है जिसे आज का विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाया है।
और इसकी ठीक बाद जब परिमल और एलएसडी अपनी नाक से बहता हुआ खून पोंछ रहे होते हैं, तब परिमल अपना लैपटॉप खोलता है और कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखता है जो भूगोल और गणित के नजरिए से किसी का भी दिमाग घुमा दे। वे कैलाश पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, दुनिया के सबसे रहस्यमयी पहाड़ों में से एक। परिमल के लैपटॉप के डेटा के अनुसार कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर है। 6,666? तो वो ठीक 13,332 किलोमीटर है, जो कि 6,666 का बिल्कुल दुगना है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में मौजूद रहस्यमयी प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज से भी कैलाश की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर ही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या इन स्थानों के बीच की ये सटीक गणितीय दूरियां महज एक इत्तेफाक हैं? इत्तेफाक तो नहीं लगता। आज के सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम को पृथ्वी के भौगोलिक ग्रिड को इतनी सटीकता से मापने में दशक लग गए। फिर ये कैसे संभव है कि प्राचीन काल के ये महत्वपूर्ण स्थल इस तरह की अचूक गणितीय समरूपता में स्थित हैं? ये सेक्रेड ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सेक्रेड ज्योमेट्री? ये दिलचस्प है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण हो सकता है कि प्राचीन काल में कोई ऐसी अत्यंत उन्नत सभ्यता थी जिसे पृथ्वी के भूगोल, अक्षांश और देशांतर की एकदम सटीक और वैश्विक जानकारी थी। और परिमल कैलाश का एक और रहस्य बताता है जो सीधा इंसान के उम्र और समय से जुड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट से ज्यादा है और वहां अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। वही तो, कैलाश पर्वत जो उससे काफी छोटा है, केवल 22,000 फीट के करीब है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? परिमल बताता है कि प्राचीन मान्यताओं में इसे एक्सिस मुंडी या पृथ्वी की धुरी माना जाता है, एक ऐसा केंद्र जो स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क को जोड़ता है। वहाँ का वातावरण और ऊर्जा क्षेत्र इतना रहस्यमयी है कि जो बाल और नाखून बढ़ने में आम तौर पर इंसान को 2 हफ्ते लगते हैं, वे कैलाश के आसपास महज 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से टाइम डायलेटेशन या समय और स्थान के विरूपण का एक बहुत ही सटीक और रहस्यमयी उदाहरण है। जैसे ब्लैक होल के पास होता है, कुछ वैसा ही पहाड़ के आसपास एक ऐसा चुंबकीय या ऊर्जा क्षेत्र है जहां समय एक अलग गति से चलता है, जो वहां तेजी से उम्र बढ़ने का कारण बनता है। इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक वहां अचानक से तेज हो जाता है। शायद यही कारण है कि वहां चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोही अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, या भयानक मानसिक भ्रम का शिकार हो जाते हैं, या फिर मौसम के ऐसे भयानक रूप का सामना करते हैं जो उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखते हैं। इतिहास में एक ऐसा इंसान है जिसने इस अजेय और अछूते कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी और वो सफल हुआ था। मिलारेपा? हाँ, वो एक तिब्बती व्यक्ति था जिसका नाम था मिलारेपा। और यहाँ से ये चर्चा एक ऐसा मोड़ लेती है जो अंधकार, प्रतिशोध और प्रायश्चित से भरी हुई है। ये सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मिलारेपा की कहानी ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे मानवीय भावनाएं, चाहे वो गहरा लालच हो, प्रतिशोध की आग हो या फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने की तड़प हो, इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमयी पन्नों को लिख सकती हैं। स्रोत विस्तार से बताते हैं कि मिलारेपा, जिसका असली नाम थोपागा था, एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हुई तो उसके लालची चाचा चाची ने धोखाधड़ी से उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बहुत ही दुखद। उन्होंने थोपागा, उसकी माँ और उसकी बहन को उनके ही घर से निकाल दिया और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। उन्हें भीख मांगनी पड़ी। उसकी माँ इस अन्याय से प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने थोपागा को कसम दी और उसे काले जादू की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। और उसने उस काले जादू का इस्तेमाल किया? हाँ, थोपागा ने अपनी नफरत को ताकत बनाया और काले जादू में ऐसी महारत हासिल की कि उसने अपने परिवार के दुश्मनों के पूरे गांव की फसल को एक भयंकर ओलावृष्टि बुलाकर नष्ट कर दिया। एक दिन उसने अपनी शक्तियों से एक घर गिरा दिया जिसमें उसके लालची रिश्तेदारों को छोड़कर परिवार के 35 अन्य लोग मारे गए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, बदला कभी मन को शांति नहीं लाता। थोपागा ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे पछतावा होने लगा। उसे उस विनाश पर भारी अपराध बोध हुआ जो उसने निर्दोष लोगों पर बरपाया था। उसकी आत्मा उस काले जादू के बोझ तले दब गई थी।
और उसी अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए वो एक महान गुरु मारपा के पास गया। गुरु मारपा जानते थे कि इस लड़के के अंदर कितनी डार्क एनर्जी भरी हुई है, इसलिए उन्होंने थोपागा को अपने पापों को धोने के लिए एक बहुत ही अजीब और थका देने वाली सजा दी। पत्थरों की मीनारें बनाने की सजा। जी, उन्होंने थोपागा को नंगे हाथों से पत्थरों की मीनारें बनाने का आदेश दिया, और जब कोई मीनार आधी बन जाती तो गुरु उसे तोड़ने और फिर से शुरू करने को कहते। ऐसा एक दो बार नहीं, बार बार हुआ। ये एक मानसिक और शारीरिक परीक्षा थी। अंततः निर्माण और विध्वंस की इस शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली प्रक्रिया से उसके पाप धुले, उसका अहंकार टूटा और वो मारपा का सबसे प्रिय शिष्य बना। तब जाकर उसे नाम मिला मिलारेपा। लेकिन मिलारेपा के मन में हमेशा ये सवाल रहा कि उसे सजा के तौर पर मीनारें या इमारतें ही क्यों बनवाई गईं? और उस सवाल का जवाब बहुत सालों बाद उसे भारत आकर मिला। गुरु मारपा के बाद मिलारेपा अपने ज्ञान और आध्यात्मिक खोज में भारत आया, और यहाँ उसे एक बहुत ही विशिष्ट और अजीब काम सौंपा गया। उसे नानशाद नाम के एक व्यक्ति को खोजना था। मिलारेपा इस रहस्यमयी नानशाद को खोजते खोजते साकेत यानी आज के अयोध्या के पास बिसरख नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। वहां उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिलता है जो अकेले ही एक अधूरी इमारत बना रहा होता है। ये बूढ़ा आदमी बेहद खड़ूस, गुस्सैल और रूखा है। वो मिलारेपा के किसी भी सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो बस ये शर्त रखता है कि अगर मिलारेपा को उसके साथ रहना है तो उसे इमारत बनाने में मदद करनी होगी और कोई सवाल नहीं पूछना होगा। उस बूढ़े आदमी का व्यवहार बहुत ही क्रूर और रहस्यमयी था। स्रोत में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटना का जिक्र है जो उस बूढ़े की मानसिकता को दर्शाती है। वो तितली वाली घटना। हाँ, एक दिन वो बूढ़ा अपनी मालती नाम की एक पालतू तितली को, जो शायद बीमार थी या मरने वाली थी, निर्दयता से एक छोटी छिपकली के सामने चारे के रूप में डाल देता है। छिपकली तुरंत उस तितली को निगल जाती है और फिर वो बूढ़ा आदमी उस छिपकली का नाम केक रखता है। केक, ये तो बहुत ही अजीब नाम है। ये छोटी सी घटना उस बूढ़े आदमी के चरित्र की गहराई, उसकी निष्ठुरता और जीवन मृत्यु को लेकर उसकी अजीब सोच को दर्शाती है। ये घटना वाकई बहुत अजीब है, और फिर भी मिलारेपा पूरे 1 साल तक बिना कोई सवाल किए उस खड़ूस बूढ़े के साथ उस अजीब सी इमारत को बनाने में दिन रात एक कर देता है। और जब निर्माण पूरी तरह से खत्म होता है तब मिलारेपा को एहसास होता है कि वो कोई साधारण इमारत नहीं बना रहा था। वो क्या था फिर? वो तो एक बहुत बड़े मंदिर का गर्भगृह था। जब वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर उसने ये भव्य मंदिर किसके लिए बनाया है, तो बूढ़ा कहता है कि उससे उसका जवाब मिल जाएगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपनी उसी पालतू छिपकली किक को अपने कंधे पर बिठाता है और कहता है, मैं वो नाम हूँ जो तुम्हें तिब्बत से बिसरख तक लाया। मैं नानशाद हूँ। और ठीक इसी पल कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। जब नानशाद नाम को अंग्रेजी या हिंदी में उल्टा पढ़ा जाता है तो वो दशानन बन जाता है। दशानन? दशानन, जो लंका के राक्षस राजा रावण का ही एक नाम है जिसके 10 सिर थे। और जो लोग भारत के भूगोल और इतिहास को जानते हैं उन्हें पता होगा कि बिसरख गांव को असल में रावण का जन्म स्थान माना जाता है। इसका मतलब है कि मिलारेपा ने पूरे 1 साल तक अनजाने में उस रावण का ही मंदिर बना दिया था। जब मिलारेपा उस नवनिर्मित गर्भगृह के अंदर झांक कर देखता है तो वहां भगवान शिव के शिवलिंग के साथ 10 सिरों वाले रावण की एक विशाल सोने से सजी मूर्ति स्थापित होती है। ये कहानी इतिहास के उन पन्नों को जोड़ती है जो सतह पर बिल्कुल अलग अलग लगते हैं। एक तरफ तिब्बत का एक महान संत जिसने अपने पापों का प्रायश्चित किया था, और दूसरी तरफ भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा खलनायक माना जाने वाला रावण। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। इन दोनों की ऊर्जाएं एक मंदिर के निर्माण के माध्यम से आपस में उलझ जाती हैं। ये दिखाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। तो इतने सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज के हमारे इस पूरे सफर से हमने क्या समझा? ओम का वो रक्त जो विज्ञान के नियमों को तोड़कर अमरता का प्रमाण दे रहा है, ज्ञानगंज के वे विलुप्त जीव जो विनाश के बाद एक नई दुनिया बसाने की राह देख रहे हैं, हमारी समझ से परे है। और इन सब के बीच तिब्बती संत मिलारेपा और दशानन की वो अनकही कहानी। इन सभी अलग अलग घटनाओं को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती।
विज्ञान जहां अपने हाथ खड़े कर देता है, वहां से प्राचीन रहस्य शुरू होते हैं। ये सच है। और जो हम सोचते हैं कि हमने पूरी तरह से समझ लिया है, वह अक्सर केवल एक नए और भी बड़े दरवाजे की चाबी भर होती है। समय, ऊर्जा, जैविक विकास और कर्म के ये सारे धागे एक दूसरे से बेहद जटिल तरीके से गुंथे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। और अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने वालों के लिए एक ऐसा विचार जो इन स्रोतों की गहराई में कहीं छिपा है और जिस पर शायद कम ही लोग ध्यान देते हैं। वो क्या है? जब मिलारेपा ने रावण की उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उस गर्भगृह की अत्यधिक डार्क एनर्जी, उन नकारात्मक शक्तियों को अपने भीतर समाहित किया, तो स्रोत बताते हैं कि उस ऊर्जा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। ठीक वैसे ही जैसे पनडुब्बी में परिमल और LSD के साथ हुआ था और वो बेहोश होकर गिर पड़ा था। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब समानांतर है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही अजीब बात कहता है। बेहोश होने से ठीक पहले मिलारेपा ने अपनी धुंधली होती आंखों से जो आकृति देखी, वो नानशाद यानी रावण की नहीं थी। तो फिर वो कौन था? तो वो रहस्यमयी आकृति आखिर कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ये संभव है कि उसी डार्क एनर्जी को, रावण की उस नकारात्मक शक्ति को आत्मसात करने के कारण ही मिलारेपा उस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल हो पाया जहां देवता निवास करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या देवताओं के पहाड़ को फतेह करने के लिए या उस एक्सिस मुंडी के टाइम डायलेशन को मात देने के लिए उसे एक राक्षस की अपार ऊर्जा की आवश्यकता थी? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खुद सोचिए और इन रहस्यों की परतों को अपने स्तर पर खोलने का प्रयास कीजिए।